तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जिसने पूरे बाजार को हिलाकर रख दिया था। ओला इलेक्ट्रिक एक क्रांति का वादा था, है ना? लेकिन आज आईपीओ के बाद इसकी हालत कुछ और ही है। चलिए आंकड़ों में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। ये कहानी है ओला इलेक्ट्रिक की, एक कंपनी जिसने कहा था कि वो बाजार में क्रांति लाएगी, पर हुआ क्या? स्टॉक की कीमत अर्श से फर्श पर आ गई। देखिए, एक वक्त था जब शेयर 157 रुपए के शिखर पर था और आज ये अपने आईपीओ प्राइस से भी लगभग आधा हो चुका है। तो सवाल ये उठता है कि इंडिया के सबसे हॉटेस्ट आईपीओज में से एक का इतना बुरा हाल हुआ कैसे? इस पूरी कहानी को, इस नाटकीय गिरावट को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, एकदम शुरुआत में। ये बात है अगस्त 2024 की। ओला इलेक्ट्रिक ने अपना आईपीओ लॉन्च किया और क्या कहानी थी? हाइपर ग्रोथ, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे, मतलब बाजार में जैसे एक तूफान सा आ गया था। और हुआ भी वही। रिटेल इन्वेस्टर्स का जोश इतना हाई था कि लिस्टिंग के कुछ ही दिनों में स्टॉक 107% उछलकर 157 रुपए के अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। मतलब शुरुआत तो धमाकेदार थी, लेकिन बहुत जल्द ही कंपनी की जो असलियत थी, जो बुनियादी कमजोरियां थीं, वो सामने आने लगीं। और बस वहीं से कहानी पूरी तरह पलट गई। इस पूरी गिरावट की जड़ पता है क्या थी? पैसा नहीं, बल्कि कंपनी के कामकाज से जुड़ी दिक्कतें। एक ऐसा संकट जिसने कस्टमर्स का भरोसा ही तोड़ दिया और यहीं से सब कुछ बदलने लगा। और फिर रिपोर्ट्स आने लगी कि सर्विस सेंटर सर्विस हेल, या कहें तो कब्रिस्तान बन गए हैं। हजारों स्कूटर खुले में पड़े हैं, महीनों से धूल खा रहे हैं। असल में हुआ ये कि कंपनी की सेल्स स्ट्रैटेजी बहुत अग्रेसिव थी, लेकिन उनकी आफ्टर सेल्स सपोर्ट की तैयारी बिल्कुल नहीं थी। सीधे शब्दों में कहें तो उन्होंने जितने स्कूटर बेच दिए उतने वो संभाल ही नहीं पाए। और नतीजा ये देखिए, 10,644। ये है ऑफिशियल कंप्लेंट्स का आंकड़ा जो सीसीपीए के पास दर्ज हुई। मतलब सोचिए, बात अब सिर्फ सोशल मीडिया पर गुस्से की नहीं रह गई थी, ये एक ऑफिशियल संकट बन चुका था जिस पर सरकार की भी नजर पड़ गई थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण गोवा में देखने को मिला। वहां क्या हुआ? 2000 से ज्यादा गाड़ियां लावारिस मिली। सरकार ने एक्शन लिया, ट्रेड लाइसेंस सस्पेंड कर दिया, यहां तक कि वाहन पोर्टल से भी ब्लॉक कर दिया गया। इसका सीधा मतलब था राज्य में बिक्री 0 हो गई। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल था कि प्रॉब्लम कितनी सीरियस है। ये जो सर्विस का संकट था ना, ये असल में पहले डोमिनोज जैसा था। एक गिरा और उसके बाद तो बस एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू हुई जिसने कंपनी की मार्केट में जो भी पोजीशन थी उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। तो समझते हैं कि ये चेन रिएक्शन काम कैसे किया। देखिए, सबसे पहले सर्विस फेल हुई, जिससे ब्रांड का नाम खराब हुआ। जब नाम खराब हुआ तो जाहिर है बिक्री धड़ाम से नीचे आ गई। बिक्री गिरी तो मार्केट में हिस्सा भी कम हो गया और इन सब का सीधा असर कंपनी की तिजोरी पर पड़ा। एक वक्त था जब ओला मार्केट का बेताज बादशाह था, नंबर 1, और आज वो 5वें नंबर पर खिसक गया है। कस्टमर्स ने क्या किया? वो टीवीएस, बजाज, एथर जैसे भरोसेमंद ब्रांड्स की तरफ चले गए और इन बड़ी कंपनियों ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, देखिए, ये कोई इंडस्ट्री की प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसा नहीं था कि इलेक्ट्रिक स्कूटर बिक ही नहीं रहे थे। जहां टीवीएस मोटर 11% से ग्रो कर रही थी, वहीं ओला की सेल्स 71% गिर गई, -71%। इससे साफ पता चलता है कि गड़बड़ कहीं बाहर नहीं बल्कि ओला के अंदर ही थी। तो जब कंपनी के फंडामेंटल्स इतने कमजोर हो गए तो इन्वेस्टर्स का क्या हुआ? खैर, कुछ और टेक्निकल वजहों ने उनके लिए बाहर निकलने का रास्ता और भी आसान कर दिया। इसे कहते हैं लॉक इन पीरियड का खत्म होना। मतलब जो शुरुआती इन्वेस्टर्स थे वो अब अपने शेयर बेच सकते थे। पहले सितंबर में, फिर नवंबर में और फिर अगस्त 2025 में आया सबसे बड़ा झटका। जैसे ही ये लॉक इन खत्म हुए, बाजार में बेचने वालों की बाढ़ आ गई। ये जो अगस्त 2025 वाली एक्सपायरी थी, ये एक वाटरशेड मोमेंट था। लगभग 44 करोड़ शेयर मार्केट में बिकने के लिए आ गए। इसने स्टॉक के ऊपर एक तरह की छत बना दी। मतलब जो भी पुराने इन्वेस्टर्स फंसे हुए थे वो बस बाहर निकलने का मौका ढूंढ रहे थे। जैसे ही स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाता वो बेच देते थे। ये जो ऑपरेशनल प्रॉब्लम थी और जिस तरह से इन्वेस्टर्स भागे, इसका सीधा असर कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पर दिखा। चलिए अब सीधे नंबर्स की बात करते हैं। -43%,
ये है इनके रेवेन्यू में गिरावट। अब सोचिए, एक कंपनी जिसकी पूरी वैल्यू ही उसकी ग्रोथ पर टिकी हो, अगर उसका रेवेन्यू 43% गिर जाए तो इन्वेस्ट करने का कोई कारण ही नहीं बचता। ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। और दूसरी तरफ 418 करोड़ रुपए का घाटा सिर्फ एक तिमाही में। मतलब बिक्री तो गिर रही थी, लेकिन कंपनी के जो फिक्स्ड खर्चे थे वो तो उतने ही थे। इसका मतलब कंपनी बस पैसा जला रही थी और घाटा बढ़ता जा रहा था। हद तो तब हो गई जब मैनेजमेंट को खुद अपने ही अनुमानों में लगभग 35% की कटौती करनी पड़ी। जब कंपनी खुद ही मान ले कि वो अपने टारगेट पूरे नहीं कर पाएगी, तो जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनका बचा खुचा भरोसा भी खत्म हो जाता है। तो अब सवाल ये है कि स्टॉक तो बिल्कुल नीचे है, पर क्या यहाँ से वापसी का कोई रास्ता है? क्या इस कंपनी को बचाया जा सकता है? एनालिसिस के मुताबिक रिकवरी का रास्ता बहुत मुश्किल है। कंपनी को लगातार 3 क्वार्टर तक 3 चीजें करनी होंगी। पहली, ऑपरेशनल स्टेबिलिटी, मतलब कोई नया सरकारी बैन ना लगे। दूसरी, सेल्स में रिकवरी, यानी हर महीने कम से कम 15,000 स्कूटर बिकें। और तीसरी, गवर्नेंस में क्लैरिटी, यानी जो भी कानूनी जांच चल रही हैं वो सुलझें। और जब तक ये सारे सुधार नहीं होते, एनालिस्ट इस स्टॉक के लिए एक खास शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, गिरता हुआ चाकू। मतलब एक ऐसा स्टॉक जो तेजी से गिर रहा है और उसे पकड़ने की कोशिश करना बहुत खतरनाक हो सकता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है। आंकड़े तो एक मुश्किल में फंसी कंपनी की कहानी बताते हैं, लेकिन क्या ओला इलेक्ट्रिक एक गिरता हुआ चाकू है जिससे दूर रहना चाहिए, या फिर ये एक टर्न अराउंड स्टोरी है जिसका बनना अभी बाकी है? इसका जवाब तो अब बाजार और आने वाला वक्त ही देगा।